नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता, राजकीय महाविद्यालय अजमेर से बीएससी पार्ट थर्ड क्वेश्चन बीएससी पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी में व्याख्यान के लिए प्रस्तुत हूँ। सभी को नमस्कार। हम श्रोडिंगर इक्वेशंस का कार्य सीख चुके हैं और इस पेपर की दोनों चैप्टर पूर्ण होने के बाद यूनिट 1 का कार्य पूरा हुआ। तत्पश्चात हम यूनिट 2 से टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और उस टॉपिक में सबसे पहले जो आज टॉपिक ले रहे हैं वह टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ वेव पैकेट। जब हमने श्रोडिंगर इक्वेशन ड्राइव किया था तो इस कंसेप्ट ऑफ वेव पैकेट की बहुत एलिमेंट्री लेवल पर मैंने जानकारी दी थी, परंतु अब हम बहुत विस्तार से वेव पैकेट अभिकल्पना को समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा, हम क्लासिकल फिजिक्स में जो भी पार्टिकल मूव कर रहा है यह कल्पना करते हैं कि इस पार्टिकल की पोजीशन, पार्टिकल का मोमेंटम दोनों एक साथ हम डिटरमाइन कर सकते हैं और जो डिटर्मिनेशन होगा, जो ज्ञात किया जाएगा, वो 100% एक्यूरेसी के साथ भी ज्ञात किया जाएगा। हम मानते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स में जो पार्टिकल है वह स्पेस के बहुत छोटे से भाग में लोकलाइज भी है, लेकिन जब हम इस प्रॉब्लम पर क्वांटम मैकेनिक्स की दृष्टि से विचार करते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स में जो गतिशील पार्टिकल है उसके साथ में एक मैटर वेव जुड़ा हुआ है जिसको हम डी ब्रॉगली वेव कह रहे हैं, अथवा जिसको हम पार्टिकल के साथ में एसोसिएटेड मैटर वेव बोल रहे हैं। और इस एसोसिएटेड मैटर वेव को एसोसिएटेड मैटर वेव पार्टिकल की गति को नियंत्रित रखता है और इस कार्य के लिए हम वेव फंक्शन डिसाइड करते हैं, जैसा कल फंडामेंटल पोस्टुलेट्स में कहा। ध्यान ये रहे कि जो वेव फंक्शन है वो इट इज़ स्प्रेड ओवर होल स्पेस, पूरे स्पेस पर ये वेव फंक्शन है। इस कारण से जैसा क्लासिकल फिजिक्स में हमने इसको लोकलाइज मान लिया था, हम यहाँ पर लोकलाइज नहीं मान सकते। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर इन मैटर वेव का नेचर कैसा माना जाए, इसकी प्रकृति किस प्रकार की है। जैसा क्लासिकल फिजिक्स में हम हार्मोनिक वेव के रूप में दर्शाते हैं, तो क्या हम मैटर वेव को भी एक हार्मोनिक वेव के रूप में ले सकते हैं क्या? और अगर ऐसा ले लें, मान लीजिएगा कि हम इस कण के साथ में जो एसोसिएटेड मैटर वेव है उसको एक हार्मोनिक वेव ले लें, तो हार्मोनिक वेव क्या होती है? हार्मोनिक वेव स्पेस में समान आयाम की है जो आगे गति कर रही है, ऐसा मान सकते हैं क्या? और ऐसा संभव होगा क्या मैटर वेव के लिए? तो चलिए पहले हम ऐसा विचार कर लेते हैं कि एक पार्टिकल के साथ जो मैटर वेव एसोसिएटेड है वो क्लासिकल पिक्चर की तरह एक हार्मोनिक वेव की तरह है। ओके, अगर इस पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड मैटर वेव एक सिंगल हार्मोनिक वेव है, तो जिस प्रकार से हमने क्लासिकल फिजिक्स में उसके डिस्प्लेसमेंट के समीकरण लिए थे, बिल्कुल उसी के अनुरूप हम वेव फंक्शन को लिख रहे हैं psi xt इज इक्वल्स टू a sin kx माइनस ओमेगा टी।
और इस केस में जो तरंग का वेग है वो फेज वेलोसिटी कहलाएगा, और फेज वेलोसिटी bp इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। देयरफॉर हम इस मैटर वेव की अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालें तो न्यू इज इक्वल्स टू ई बाई एच, ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, देयरफॉर इट इज एम सी स्क्वायर बाई लैम्डा पी, एच इज इक्वल्स टू लैम्डा पी बाई यूजिंग द डी ब्रागली कंसेप्ट। देयरफॉर न्यू इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर बाई लैम्डा बी। अब इस न्यू के मान को, जो फेज वेलोसिटी का मान निकल के आया है बी पी इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, में हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। और जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फेज वेलोसिटी क्या है? एक सिंगल पार्टिकल के साथ सिंगल जुड़ी हुई मैटर वेव, उसका जो वेलोसिटी है हम उसको फेज वेलोसिटी कह रहे हैं। तो फेज वेलोसिटी का मान निकल के आ गया सी स्क्वायर बाई बी। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हमें बिल्कुल याद रखना चाहिए। ओके, जरा आप याद करें आइंस्टीन पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और उसमें आइंस्टीन ने ये कहा था कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो अधिकतम वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल हो सकता है, लेकिन कभी ज़्यादा नहीं हो सकता। जो उसकी अपर लिमिट है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, उससे एक्सीड नहीं होगा। और अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट ले लिए जाएं, डिफरेंट उनकी वेलोसिटी हो, अगर हम एडिशन ऑफ वेलोसिटीज भी करें तब भी वेलोसिटी ऑफ लाइट इज अपर लिमिट, उसको एक्सीड नहीं करेगा। दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय आइंस्टीन इन हिज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब इस केस में देखिए, जो कण का वेग है वो मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ लाइट से काफ़ी कम है, अतः रिजल्ट ये निकलता है इस समीकरण से कि फेज वेलोसिटी का मान वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा है। अब जरा कल्पना कीजिए चूंकि पार्टिकल जिस वेग से मूव कर रहा है वह वेग है b, और इस वेव से जुड़ी हुई द्रव्य तरंग एसोसिएटेड मैटर वेव का जो फेज वेलोसिटी है वो है vp, और यह वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा है। अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से एक स्थिति ऐसी बननी है कि जो मैटर वेव है वह पार्टिकल को बहुत पीछे छोड़ देगी, मैटर वेव आगे निकल जाएगी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। ये परिस्थिति कैसी बन गई है? एक ऐसी तरंग जो उस पार्टिकल के साथ जुड़ी हुई है, और पार्टिकल के साथ जुड़ी हुई है इसीलिए मैं उसको एसोसिएटेड मैटर वेव बोल रहा हूँ, लेकिन उस मैटर वेव ने उसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होने के कारण, वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी ज़्यादा होने के कारण, इसलिए उसने उस पार्टिकल को पीछे छोड़ दिया है। होना क्या चाहिए था? साथ साथ चलनी चाहिए थी। इसका अर्थ ये निकला कि जो केस आप विचार करके चल रहे हैं कि वह पार्टिकल के साथ जो जुड़ी हुई एसोसिएटेड मैटर वेव है हार्मोनिक वेव की तरह है, यह जो हमने माना ये गलत मान लिया। इससे जो रिजल्ट आ रहा है वो गड़बड़ हो रहा है, और हमें इस विचार में कुछ संशोधन करना पड़ेगा। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी के अनुसार जो पार्टिकल है वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक कहीं भी हो सकता है, और हम हाइजेनबर्ग के अनुसार पार्टिकल के पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक साथ ज्ञात नहीं कर सकेंगे। सिर्फ एक पैरामीटर को यदि हम ज्ञात करें तो दूसरे पैरामीटर को हम बिल्कुल भी निर्धारित नहीं कर सकेंगे। श्रोडिंगर ने इन मैटर वेव के जो फंक्शंस हैं उनके बारे में कुछ विशेष गुण बताए थे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव्स। उनके बारे में संक्षिप्त विवरण हमने डी ब्रागली कंसेप्ट में भी लिखा है कि भाई इन मैटर वेव्स का जो फंक्शन है वह फंक्शन लीनियर होना चाहिए, और चूंकि इन मैटर वेव का जो एम्पलीट्यूड है उस एम्पलीट्यूड के साथ कण को पाए जाने की प्रायिकता जुड़ी हुई है, इसलिए जहाँ पर कण के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम हो वहाँ आयाम अधिकतम होना चाहिए। लेकिन किसी स्थान पर कण को पाए जाने की प्रायिकता यदि कम है तो निश्चित रूप से उसका जो आयाम है, कण का जो आयाम है वह भी कम होना चाहिए। यह जो वेव हमने ली है, यह वेव
किसी कण के व्यवहार, जो बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल है, उसको स्पष्ट करना चाहिए। हमको इस सिस्टम, जो पार्टिकल का सिस्टम है, उसका स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की चिंता नहीं है, हमको पार्टिकल का सीधा सीधा व्यवहार चाहिए। अब अपने साथ कठिनाई आ गई। अब अपने साथ कठिनाई क्या हो गई कि हमने सिंगल पार्टिकल के साथ जो एसोसिएटेड मैटर वेव है उसको हार्मोनिक वेव की तरह माना, और उस केस में हमने देखा कि उससे जुड़ी हुई फेज वेलोसिटी का मान वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा आ जाता है, और ज़्यादा आने पर बड़ी एक अव्यवहारिक और विचित्र सी परिस्थिति बन जाती है कि मैटर वेव जो उस पार्टिकल के साथ है और पार्टिकल के कारण है, पार्टिकल के साथ जुड़ी हुई है, वह पार्टिकल को पीछे छोड़ जाती है। अतः यह रिजल्ट कुछ मॉडिफिकेशन मांगता है। यह रिजल्ट कुछ बात के लिए संकेत कर रहा है कि कुछ ना कुछ हमारी जो सोच है, कुछ ना कुछ हमारी जो मान्यता है उसमें गड़बड़ है और उस मान्यता को सुधारने की ज़रूरत है। इस कठिनाई का निवारण वैज्ञानिक श्रोडिंगर ने किया, और श्रोडिंगर ने कहा कि जो गतिमान कण है उसके साथ सिंगल वेव नहीं है, बल्कि उसके साथ ग्रुप ऑफ वेव्स है, और यह ग्रुप ऑफ वेव्स एक वेव पैकेट की रचना करता है, और यह वेव पैकेट एक बहुत छोटे से रीजन में ही लोकलाइज होता है, और यदि उससे कोई तरंग संबंध है तो वह केवल एक तरंग ना होकर के वेव पैकेट होती है जो लघु स्थान, बहुत स्मॉल रीजन में निहित हो। अतः वेव पैकेट की जो रचना है वह मूलतः किस प्रकार से होती है। ऐसे जो भी वेव पैकेट्स की रचना होती है उसमें जितनी भी तरंगें हैं उन तरंगों की आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में बहुत कम अंतर होता है। आदर्श स्थिति में हम ये मान सकते हैं कि उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ लगभग समान होती है। तो अगर बहुत कम तरंग दैर्ध्य में अंतर वाली तरंगें मिले और फिर उनका अध्यारोपण हो, और अध्यारोपण में हम उनके फेज और एम्पलीट्यूड को इस प्रकार से सेलेक्ट करते हैं कि सभी तरंगें स्पेस के एक बहुत छोटे से भाग में लोकलाइज हों, सुपर इम्पोज करें, और इसमें जब वो सुपर इम्पोज करें तो बहुत छोटे से भाग के अंदर संपोषी व्यतिकरण हो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, और इस छोटे से भाग के अतिरिक्त जो दूसरे स्थान हैं उन पर तरंगों के आयाम के मध्य निश्चित रूप से विनाशी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए, और इस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण उन स्थानों पर जो आयाम मिलेगा वह आयाम बहुत कम होगा या शून्य होगा। तो ध्यान रहे, हम तरंग समूह का जो निर्माण कर रहे हैं वो तरंग दैर्ध्य में बहुत कम अंतर वाली तरंगों के अध्यारोपण से कर रहे हैं, और जिनकी कला और आयाम को हमने इस प्रकार से सेलेक्ट किया है कि स्पेस के बहुत छोटे से भाग में संपोषी व्यतिकरण हो, जबकि अन्य भाग में विनाशी व्यतिकरण हो, जिसके कारण अन्य भाग में परिणामी आयाम हमें शून्य प्राप्त हो। इस प्रकार से एक वेव पैकेट स्मॉल रीजन में लोकलाइज होता है, बहुत छोटे रीजन में लोकलाइज होता है, जिसको कि मैंने इस चित्र में भी दिखाया है किस प्रकार से जो उसका एनवेलप बना है डिफरेंट वेव्स का, वह एनवेलप ग्रुप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। चूँकि वेव पैकेट एक बहुत छोटे स्मॉल रीजन में लोकलाइज होता है, इसलिए गणितीय रूप से, गणितीय सुविधा की दृष्टि से हम क्या करते हैं, सिंगल पार्टिकल का जो मोशन है, जैसा क्लासिकल फिजिक्स में हम डिस्क्राइब करते हैं, हम क्वांटम मैकेनिक्स में इस प्रकार के वेव पैकेट का जो मोशन है, चूँकि वह बहुत छोटे रीजन में लोकलाइज है, अतः हम इस वेव पैकेट के मोशन को, इस वेव पैकेट की गति को सिंगल पार्टिकल गति के द्वारा इक्विवेलेंस मान लेते हैं और उसकी तुल्यता में रखते हैं। वेव पैकेट का जो वेग है वह ग्रुप वेलोसिटी कहलाता है, जबकि इस पैकेट में जो घटक तरंगें हैं उनका जो वेग होगा हम उसको फेज वेलोसिटी बोलते हैं। अतः वेलोसिटी की दो टर्म इस वेव पैकेट के कारण निकल के आ रही है। एक टर्म है फेज वेलोसिटी, दूसरी टर्म है ग्रुप वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी मीन्स इट इज़ द रेट ऑफ एडवांस ऑफ ए पॉइंट ऑफ कांस्टेंट फेज
along the propagation direction of wave, while group velocity is the velocity of group of waves. It is the velocity with which wave transmits its energy along the propagation direction. तो इस प्रकार से जो इस एलिमेंट्री कंसेप्ट के आधार पर दो टर्म निकली है, ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, हमने उसको समझा है। और हमने यह भी जाना है कि जो सिंगल वेव जुड़ी हुई है, जो हार्मोनिक वेव की तरह है, हम उससे उसको मानते हैं मैटर वेव के रूप में, तो कई समस्या आती हैं जिनका हल श्रोडिंगर के द्वारा किया गया है। अब हम आगे किस प्रकार से इनका अध्यारोपण होगा, फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, उनके मध्य में संबंध, उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म्स, ये सारा कार्य आने वाले दिनों पर करने वाले हैं। धन्यवाद।